नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अगले टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, यानी कि हम उन सारे कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो रेजोनेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है दोस्तों कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है दोस्तों डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको कहते हैं कंजुगेशन। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है कंजुगेशन विथ निगेटिव चार्ज। तीसरा होता है कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ लोन पेयर, कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ फ्री रेडिकल, और पॉजिटिव और निगेटिव का कंजुगेशन, और पॉजिटिव और लोन पेयर का कंजुगेशन। और पॉजिटिव और निगेटिव का जो कंजुगेशन होता है दोस्तों, बाकी ये लोग आप लोग एक साल से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव का होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये है, अगर इस बॉन्ड को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी रेजोनेंस यहाँ पे भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे आपको निगेटिव चार्ज मिल रहा है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज, और बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। पहला रूल हो गया दोस्तों कंजुगेशन। हाँ, और दूसरा रूल है दोस्तों रेजोनेंस के लिए कि देयर मस्ट बी सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हम पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब रेजोनेंस क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब पहली कंडीशन थी, पहला कंडीशन था रेजोनेंस के लिए दोस्तों कि आपका कंजुगेशन होना मॉलिक्यूल में जरूरी है। दूसरा है कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं दोस्तों, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन होमोलिटिकली क्लीवेज करके एक एक यहाँ चले आते हैं, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें खोजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि देयर इज ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर निगेटिव चार्ज, पोजीशन ऑफ एटम एंड पाई बॉन्ड विल बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों। इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि ये जो रेजोनेंस होता है वो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा, या तो लोन पेयर होगा, या तो निगेटिव चार्ज होगा। सिर्फ इनका मूवमेंट होता है। पोजीशन ऑफ एटम, यानी कि एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, ना सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन। अब जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग इसको देख रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो जिन बच्चों को पता होगा वो कहेंगे, उनको जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इनॉल और कीटो सिस्टम के बारे में, वो कहेंगे हाँ ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ का निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होकर ये बॉन्ड यहाँ गया। वो तब होता है दोस्तों जब यहाँ का H जो होता है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है। यहाँ पे CH3 और COO है, यहाँ पे CH2 और COH है, यानी कि यहाँ पे एटम की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, तो वो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला रूल है कि द ऑक्टेट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट का जो ऑक्टेट होगा वो एक्सपैंड नहीं होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केस में। ये कोर्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ उन छात्रों के लिए है जिन्होंने
साल भर अच्छे से पढ़ाई की है, तो इसीलिए इनको मैं बेसिक एकदम नहीं बताने जाऊंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में पॉसिबल ही नहीं है एक एक चीज़ बेसिक बताने का। हम ये चीज़ को अगर जल्दी खत्म करेंगे तब जाके हम अपने मेन पार्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए द ऑक्टेट ऑफ सेकंड पीरियड मस्ट नॉट बी एक्सपैंड इन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है, उसके कंजुगेशन में प्लस चार्ज है, तो अगर ये डबल बॉन्ड हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अभी इस केस में दोस्तों नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड हो रहा है और नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनकी जो वैलेंसी है दोस्तों वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इनका ऑक्टेट जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, द एटम इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी इन वन प्लेन। ये तो देखिए बात ये है कि रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है बॉन्ड के फॉर्म में, तो वो बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन के लिए हमको जरूरी है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तभी जब दो एटम्स के पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और अगर उनके पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि उन दोनों को सेम प्लेन में होना चाहिए, तो द एटम इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस मस्ट बी इन वन प्लेन बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बात हो गई रेजोनेंस की कंडीशंस की बात हो गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये है बेंजीन का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये एक बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये भी बेंजीन का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, और एक स्ट्रक्चर ये होगा, और ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो जो सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे दिखी जाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उससे और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड के बीच में जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये बात हो गई रेजोनेटिंग एनर्जी की। चलिए अब बात करते हैं द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ आ गया, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। तो इसमें रूल 1 है दोस्तों, इफ ऑक्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंप्लीट देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। देखिए सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि अगर ऑक्टेट किसी का कंप्लीट है, अब भले उस पर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है डजंट मैटर, सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि जिस में ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इफ ऑक्टेट ऑफ एलिमेंट आर कंप्लीट देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। दूसरा रूल है दोस्तों, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, दूसरा रूल है रेजोनेटिंग हाइब्रिड की स्ट्रक्चर का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को देखने का कि जो पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे हो और जो नेगेटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पे हो। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों तो उसके वजह से अनस्टेबिलिटी आती है उस स्ट्रक्चर में, तो वो बहुत कम स्टेबल होता है। ठीक है, अब तीसरा रूल है अपोजिट चार्जेस शुड बी एट नियरर एंड सेम चार्जेस फार फ्रॉम ईच अदर। पहला कंडीशन क्या था दोस्तों, पहला रूल क्या था देखने का, पहला रूल ये था कि आपको देखना है कि किस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा
किस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में दोस्तों ऑक्टेट कंप्लीट है सारे एटम के। उसके बाद आपको क्या देखना था, उसके बाद आपको देखना था कि अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज मौजूद है तो आपको ये मेक श्योर करना था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पर रहे और निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट पर रहे। तीसरा रूल है दोस्तों कि अगर मान लीजिए दो चार्जेस पाए जाते हैं, अपोजिट चार्जेस पाए जा रहे हैं या चार्ज सेपरेशन पाया जा रहा है, तो वो चार्ज सेपरेशन कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर अपोजिट चार्ज सेपरेशन का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, लेकिन अगर सेम चार्ज पाया जा रहा है उस मॉलिक्यूल में तो वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अपोजिट चार्जेस शुड बी नियरर एंड द सेम चार्जेस फॉर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। चौथा रूल देखिए है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है जो न्यूट्रल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल में दो तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। अगर मान लीजिए एक केस में ये डबल बॉन्ड का ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे चला गया, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस अगर मान लीजिए कार्बन पे चला गया तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछेगा दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। और फिर देखेंगे दोस्तों कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज किस एलिमेंट पे है, तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट में। तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल होगा, फिर बी स्टेबल होगा और फिर सी स्टेबल होगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखिए ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास। अब आपको इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। हाँ चलिए सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ए के सारे एटम्स का आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, एक साल मेहनत की है तो आपको इतना समझना होगा। ठीक है। अब देखिए ए वाले के केस में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो ए का ऑक्टेट कंप्लीट है। बी में देखिए निगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे है और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे, लेकिन इनका डिस्टेंस कम है, यानी कि जो सी वाला होगा वो बी वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा और ए वाला इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और ये हमारा जो बेचारा डी वाला है इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, डी। तो सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस इन एरोमेटिक सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि बेंजीन और एरोमेटिक सिस्टम में रेजोनेंस किस तरह होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब देखिए बेंजीन में दो तरीके के ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो सकता है जिस पे या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा, और या तो कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। अब देखिए दो तरीके के केस हो सकते हैं। एक केस में बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा होगा जिसपे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, और एक होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है दोस्तों। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप खुद बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होता है दोस्तों दो तरीके का होता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर डाल रहा है, तो जब ये अपना ऑक्सीजन अपना लोन बेंजीन रिंग के अंदर डाल रहा है तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इस वाले कार्बन पे 5 बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे 5 बॉन्ड होने लगे थे, तो ये वाला डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, इस पे। तो ये सिंपल सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो देख सकते हैं जब लोन पेयर या निगेटिव चार्ज पाया जाता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और जब कोई ऐसा ग्रुप है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है या फिर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उस केस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम। प्लस एम में क्या होता है कि जो पाई जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर डाल के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। वहीं माइनस एम में क्या होता है कि जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से कम करता है। ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट ओनली अकर इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बेंजीन में देखिए, आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा दोस्तों, जब प्लस एम ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज होता है, और जब माइनस एम ग्रुप होता है तो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जो रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो बेंजीन रिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ऑपरेट करता है। ठीक है, चलिए अब आखिरी पार्ट है। अब देखते हैं कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल है, आपको उसमें बताना है कि उसमें कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है। ठीक है, अब इसमें आपको क्लासिफाई करना है कौन सा प्लस एम है कौन सा माइनस एम। ये रेजोनेंस का चैप्टर का आखिरी टॉपिक है थ्योरी का। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और लास्ट में दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो क्लासिफाई द गिवन ग्रुप एज प्लस आर आर माइनस आर। तो सबसे पहला NO2 ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये माइनस एम हो गया। NH2 इसमें कोई डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो गया दोस्तों, प्लस एम ग्रुप हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये माइनस एम, पॉजिटिव चार्ज माइनस एम, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज प्लस एम, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्लस एम, और यहाँ पे NH है दोस्तों। ये वाला पार्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ना कि ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की थ्योरी है दोस्तों। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन के साथ, इसके क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि नीट में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तब तक आप पूरी थ्योरी को रिवाइज करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।